अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून खान। आज हमारे पास है और उसमें रीप्रोसेसिंग जो है वो ज़रा क्वालिटी की एक्सपोर्ट करना, और लॉन्ग टर्म हमारा एक विज़न था कि हमने इसको कंसंट्रेट करना है राइस के ऊपर। वेलकम टू द लैंड ऑफ एप्रिकॉट, द वैली ऑफ शुगर। ये जो शुगर वैली है, यहाँ पे आप आज खड़े हैं, ये एप्रिकॉट का वैली कहा जाता है। दवाई संजनटा अमेरिका नहीं, कोई मशीनरी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती, सब काम लेबर से होता है। अब पाकिस्तान में चावल की कटाई का सीज़न शुरू हो गया है। पिछले सालों के मुकाबले में इस साल चावल की पैदावार कैसी है? चावल की पैदावार, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन के क्या इम्कानात हैं? बराह करम रिपोर्ट देखें। अमरीकी महकमा ज़राअत की रिपोर्ट और बेहतर बरामदी सप्लाई के रोशन नुक्ता नज़र के मुताबिक पाकिस्तान के चावल की पैदावार माली साल 2021-2022 में रिकॉर्ड 8.3 मिलियन टन और बरामद 4.5 मिलियन टन तक पहुंचने की तवक्को है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ज़मीन बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो मौसम है जो आइडियल आपके लिए होना चाहिए, और उसमें रीप्रोसेसिंग जो है वो ज़रा क्वालिटी की एक्सपोर्ट करना, और लॉन्ग टर्म हमारा एक विज़न था कि हमने इसको कंसंट्रेट करना है राइस के ऊपर। इतने टन जो है वो पैदा होता है राइस हर साल पूरी दुनिया में, और इसमें से कोई 47.5 मिलियन टन जो है उसका कारोबार होता है, जो इधर से उधर एक्सपोर्ट होता है, कहीं इंपोर्ट होता है, उसमें से होता है। और उसमें से जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है वो तकरीबन आप कहें 4.2 या जिसका 8% जो है हमारे हिस्से में आता है, जो हम उसको जो पूरी ग्लोबल जो हमारी वो पोजीशन है उसके लिहाज से होता है। पाकिस्तानी चावल की 7 कंपनियों को मुआयना और करंटीन के तरीकाकार से गुजारने के बाद चीनी मार्केट में दाखिल होने की मंजूरी दी गई। पिछली 46 कंपनियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी चावल कंपनियों की तादाद 53 तक पहुंच गई है। प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम जा रहे हैं, और हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स अभी जब से पाकिस्तान ने वहाँ से पीटीए के बाद एफटीए किया है, तो हमारी राइस एक्सपोर्ट्स ख़ास तौर पे चाइना में बढ़ती जा रही है, और अभी हम तकरीबन 5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर चुके हैं पाकिस्तान से चाइना। बासमती चावल की बरामदात पाकिस्तानी चावल की बरामदात में निस्फ से ज्यादा हैं। भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा था, ताहम ट्राइसाइक्लाजोल और कार्बेंडेजियम के इस्तेमाल पर यूरोपीय यूनियन की सख्त पाबंदियों की वजह से भारत ने यूरोप से बड़ी तादाद में आर्डर खोए हैं। ज्यादा नामियाती पैदावार के माहौल की वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क बन गया है। यूरोप की मार्केट में आज से 3 साल पहले इंडिया का शेयर 4 लाख टन था और हमारा 40,000 से भी कम था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2020-21 के अंदर पाकिस्तानी चावल 4,70,000 टन यूरोप एक्सपोर्ट हुआ, और जबकि इंडिया का शेयर 40,000 से भी कम हो गया। साल भर पाकिस्तान की चावल की बरामदात एक सादा फार्मूले पर अमल करती हैं, पैदावार और घरेलू खपत बराबर बरामदात की, और अब इस फार्मूले ने सुर्ख लकीर छू ली है। हम अपनी पैदावार का 48% हमारे कंज्यूम करते हैं अपने इधर, और 52% स्पेयर करते हैं बाहर भेजने के लिए। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है कोई 25 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकी थी, और अभी रिसेंटली 25.3 बिलियन पे पहुंची हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत कम है, क्योंकि हम वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सपोर्ट खाना होती है लोकल मार्केट में, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब चावल में प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होगी। अगर पाकिस्तान चावल की बरामदात में इजाफा चाहता है तो सबसे बुनियादी तरीका चावल की पैदावार को बढ़ाना है। पाकिस्तान में बंजर जमीन के बड़े इलाके हैं जो महदूद ज़राई टेक्नोलॉजी की वजह से दोबारा हासिल नहीं किए गए हैं। चावल की काश्त के रकबे में इजाफा चावल की पैदावार को बराह रास्त बेहतर बना सकता है। चावल की काश्त के लिए बलूचिस्तान एक अच्छा इंतखाब है। जो नया जो हमारा जो 22-23% एरिया जो है वो कल्टीवेशन पे चलता है, और ह्यूज एरिया पड़ा हुआ है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं है। कुछ जगह माइंडसेट की वजह से ग्रोअर के वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है,
وہ نہیں کاشت کرتے. تو وہاں اگر ڈرپ ایریگیشن, اسپرنکلر یوز کیے جائیں, اور بارانی علاقوں میں تو بارش ہوتی ہے لیکن جو پانی ہمارا سیلاب کی شکل میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے جہاں پہ دریاؤں کا سسٹم نہیں ہے. پنجاب میں ایریگیشن کا سسٹم اچھا ہے لیکن اس کی بھی بل صفائی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. سندھ میں بھی ہو تاکہ ٹیل کے ایریا تک جو ہے پانی پہنچے. اور بلوچستان کی جو زمین ہے میں کہتا ہوں بہترین زمین ہے جو خود پہ سندھ کے بارڈر کے ساتھ لگ رہی ہے, وہاں پر توجہ دینی چاہیے. وہاں پر ہماری کاٹن کی کراپ کی کلٹیویشن ہوئی اور بہت اچھا رزلٹ آیا. چاول کی کلٹیویشن وہاں پہ بڑھانی چاہیے. بلوچستان میں پانی کی کمی کے حوالے سے ماہرین نے کچھ تجاویز بھی پیش کی ہیں. جب ایک کاشتکار گیلی مٹی میں جا کر اپنے وہ قدم رکھتا ہے تو اس سے جو آپ کے ہولز بنتے ہیں اس میں پانی آپ کا کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی پر ہیکٹر ییلڈ کو کم بھی کرتا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دی اونلی وے آؤٹ از ماڈرن فارمنگ میتھڈ کہ جو آلریڈی جس پہ ہم کافی سپیڈ سے کام کر بھی رہے ہیں. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کاٹن سے یا ہم گنے کی کاشت سے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کی نسبت ابھی بھی چاول کی جو فصل ہے وہ کم پانی درکار ہے اس کے لیے. ہم واٹر ایفیشینٹ رائس گرو کرنے کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں اپنے فارمرز کو واٹر ایفیشینٹ ٹیکنیکس. اس کے اندر ہم ان کو لیزر لینڈ لیولنگ ہے, اس کے اندر سرٹیفائڈ سیڈ ہے, اس کے اندر میکنائزیشن ہے, اور یہ ساری چیزیں AWD ٹیوب ہے جس کے ذریعے ایک رائس فارمر واٹر سیو کر سکتا ہے. چاول کے پودے لگانے کے علاقے میں اضافے کے ساتھ چاول کے بیج کے معیار کی ضمانت بھی ہونی چاہیے. خریدنے کا وہ نہیں ہے. ہم نے تو سلیکٹ جو سرٹیفائڈ بیج ہوتے ہیں وہ ہمارے جو فارمرز یوز کر رہے ہیں جو ہمارے پارٹنر ہیں چین سپلائی میں, کہ کوئی بھی بندہ ایسا سیڈ نہیں بیچے گا جس کے اوپر ٹیگ نہیں ہے. نمبر 1 تو آپ ٹیگ بیگ یہ آپ اس کو دیں, اور جب وہ ٹیگ بیگ لے کر جائے وہ خود بخود ہی رجسٹرڈ ہو جائے گا. موجودہ وقت میں باسمتی کے اندر تو انفارچونیٹلی ہم کوئی خاصی ایک اچھی مقدار میں تو اپنی ہارویسٹ کو نہیں لے کے آ پا رہے, جو کہ ابھی موجودہ وقت میں ہائیسٹ ییلڈ پر ہیکٹر جو ہے وہ 45 من ہے, جبکہ یہ 80 من کم سے کم ہونی چاہیے ہے. تو اس کے لیے ایک تو ہم ہائیبریڈ باسمتی سیڈ کے اوپر ایک کافی ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کورس ویرائٹیز ہیں, ہائیبریڈ رائس ہے, اس میں ہم آلریڈی ایک اچھے پر ہیکٹر ییلڈ کو اچیو کر رہے ہیں وچ از 120 من پر ہیکٹر. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکریز کر کے ٹارگیٹ ہمارا 170 من کا ہے, اور باسمتی کا ہمارا الٹیمیٹ ٹارگیٹ 90 من پر ہیکٹر کا ہے. ان دا کمنگ 2 ایئرز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر جائیں گے. اناج کو غلط طریقے سے خشک کرنے سے بھی کسانوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. چاولوں کے بے شمار دانے ہوا میں آلودگی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. باسمتی اگر صحیح ٹائم پر خشک نہیں ہوگی, ڈرائی نہیں ہوگی, تو وہ اس پہ افلاٹاکسن آ جائے گا, اس کے اندر بروکن بڑھ جائے گا. دیر آر سو مینی فیکٹرز ان دا چین. ہم ان سب فیکٹرز کو اگر کنسیڈر کر لیں, تو 50-60 من یہ ایوریج جو ہے 10-15-20 من بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں بہت سے کسانوں کے پاس چاول کاٹنے والی خاص مشینیں نہیں ہیں. وہ گندم کاٹنے والی مشینیں چاول کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نامناسب ہارویسٹرز کے ملاب کا استعمال اور چاول خشک کرنے کے روایتی طریقے چاول کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں. تاہم درآمد شدہ سامان نے صورتحال کو بہتر بنایا ہے. آپ مشینری کا یوز کرو. آپ ہارویسٹر جو ہیں وہ پیڈی کے, کیونکہ کمبائنڈ ہارویسٹر زیادہ تر یوز ہوتے تھے جو ویٹ اور رائس دونوں کو کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا جو ہے لاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, بروکن پرسنٹیج بڑھ جاتی تھی. جب آپ رائس ہارویسٹر یوز کریں گے اور اس کے صحیح ٹائم پہ اس کو جو ہے سارا لے کے چلیں گے کراپ کو, تو کراپ بہتر ہوگی پاکستان کی, اور اس سے پاکستان کا فیوچر بہتر ہوگا. زرعی ٹیکنالوجی نہ صرف چاول کی پیداوار کو محدود کرتی ہے بلکہ چاول کی پروسیسنگ کو بھی متاثر کرتی ہے. چین اور پاکستان کے درمیان اس شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں. شیلر والے جو لوگ ہیں جو سینچریز اولڈ پرانی ملیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں بروکن کوئی 40-50% بروکن ہو جاتا ہے چاول کی پروسیسنگ میں ہی, تو اس کی بروکن پرسنٹیج بھی کنٹرول ہوگی. وہاں پر ماڈرن میلز یہ لگ سکتی ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں ٹرانسپلانٹرز کی شدید کمی ہے. ٹرانسپلانٹرز کے لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں منجی کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے ٹرے ٹرانسپلانٹنگ ٹریز ایک آتے ہیں, ایک نیا میتھڈ ہے رائس کے لیے کہ جس میں ٹریز بچھا دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر جو آپ کی چاول کی جو پودا ہوتا ہے فلاور وہ پھر پلانٹ کیا جاتا ہے. تو وہ ایک ایڈیشنل 5 سے 7% آپ کی ییلڈ کو بڑھا دیتا ہے.
تو اس طرح کے جو آپ کی ماڈرن فارمنگ کو ماڈرن کرنے کے لیے جو بھی اکوپمنٹ ریکوائر ہے یا ریسرچ یا ایجوکیشن دینے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس پہ چائنا کو فوکس کرنا چاہیے۔ چینی زرعی مشینری پاکستان میں بہت دیر سے داخل ہوئی ہے، لیکن اس میں کم قیمت ہونے کی خصوصیات ہیں اور مقامی کسانوں کے استعمال کے طریقوں کے مطابق ہیں۔ ایک ہی وقت میں اس میں مکمل زرعی مشینری، صنعتی تبدیلی اور اپ گریڈنگ کا موقع ہے، جو پاکستان میں مقامی زرعی ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے اور ملک میں زرعی مشینری کی مقام بندی کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو اپنی کاسٹ کو بھی مینٹین کرنے کے لیے ہم نے جو کچھ چیزیں لوکل بنوائیں، کچھ چائنا سے لی، کچھ تھائی لینڈ سے لیا، کچھ ہمارے اور دوسری چیزوں کی مشینری آ گئی، تو اس کو بلینڈ کر کے ایک مشینری بنائی۔ اب ہم جو ہے ایک نیا جو پلانٹ ہمارا عنقریب لگے گا، کیونکہ ابھی ہمارا سیزن سٹارٹ نہیں ہوا، تو اس کو ہم پورا تقریباً ہمارا ایک چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوئی ہے، وہ یہاں پر کوئی 100 ٹن کا پر آور کا پلانٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے لگانے کے لیے دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ہماری کوالٹی کا جو ہے پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے انہوں نے سسٹم ہمارے دیکھے ہیں یہاں پہ، تو وہ ان کو ٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اب ایک پارٹنرشپ، کیونکہ دنیا میں اب بزنس ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کی سپلائی چین میں پارٹنرشپس آ گئی ہیں۔ خوبانی جو بہت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، ایک عام سا پھل ہے۔ بادام بھی صارفین میں مقبول میوہ ہے۔ دنیا میں خوبانی پیدا کرنے والے چھٹے بڑے ملک کے طور پر پاکستانی خوبانی کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ خوبانی کی صنعت کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آئیے اپنے رپورٹر کے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بالتستان میں چلتے ہیں۔ Welcome to the land of apricot, the valley of sugar. یہ جو شگر ویلی ہے یہاں پہ آپ آج کھڑے ہیں، یہ اپریکاٹ کا ویلی کہا جاتا ہے، اور میں جی ایم ثاقب، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ضلع شگر۔ بلتستان ریجن میں ضلع شگر سب سے زیادہ خوبانی کے لحاظ سے رچ ہے، اور ضلع شگر میں یہ جو آپ کے ہشوپی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے خوبانستان، جسے ماڈل ایگری ٹورزم ولیج کا ہم نے نام دیا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ان سب نے مل کے لوگوں کو کنونس کیا۔ آلریڈی وہاں پہ کافی تعداد میں خوبانی موجود ہے۔ شگر گلگت بلتستان کا وہ علاقہ ہے جہاں خوبانیوں کے درخت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خوبانی کی تازہ خوشبو والا موسم ہے۔ ارد گرد دیکھیں تو درختوں کی بلندی پر خوبانیاں پکے ہوئے گودے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، جس کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ اگرچہ مقامی زرعی شعبہ تکنیکی رکاوٹوں اور فصل کی کارکردگی واضح طور پر غیر اطمینان بخش ہونے کے باوجود اس جگہ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، پھلوں کے کسان صرف انتہائی قدیم اور خام طریقے سے فصل حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر کوئی مشینیں استعمال نہیں ہوتی ہے، لوکل طریقے سے ایک کپڑے چادر وغیرہ لیتے ہیں جو اچھے طریقے سے سکھانے کے لیے، اور اس میں ایک بندے اوپر درخت پہ چڑھتے ہیں، دوسرے دو نیچے وہ چادر کو پکڑ کے اس میں لکڑی سے مار دیتے ہیں، نیچے گراتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم یوں ہی زمین پہ گراتے تھے، لیکن بعد میں ہم نے تھوڑا ٹریننگ لیا، ہمیں تھوڑا شعور آ گیا۔ اچھا، ٹریننگ لینے کے بعد میں نے اس کو 4 نفر ادھر ترپال کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اوپر سے جو ہے نا وہ ڈنڈا مار کے ہم یہاں پر نٹ وغیرہ کا اگر سسٹم ہو خوبانی کے نیچے تو خوبانی ضائع بھی نہیں ہوگا، زخمی بھی نہیں ہوں گے اور خراب نہیں ہوگا، تب جا کے ہمیں اچھے قیمت بھی مل سکیں گے۔ جب نیچے مٹی پہ گریں گے تو ہماری قیمت اور ہمارے جو فارمر کے لیے منافع بخش چیز ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے، ہمارے لیے منفعت بخش ہوگا۔ تازہ خوبانی پھلوں میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اس میں شوگر، پروٹین، وٹامن، کیلشیم، فاسفورس اور دیگر معدنیات شامل ہیں۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ خوبانیاں اعلیٰ درجہ حرارت پر سورج کی روشنی میں خشک خوبانیاں بن جاتی ہیں اور ان کے غذائی اجزاء کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم کولڈ چین نقل و حمل اور خشک کرنے والی ٹیکنالوجی کی وجہ سے شگر کے پھلوں کے کسان متوقع معاشی فوائد سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ جب روڈ ہی صحیح نہیں ہو، ہمیں پہلے 2
2018-19 में हमने यहाँ से पिल्ली भेजा, खुबानी भेजा, रास्ते में ये ख़राब हो 2000 kg हमारा ख़राब हुआ। इससे क्योंकि अच्छे तरीक़े से स्टोर करने के या कोल्ड स्टोर वगैरह हमारे पास नहीं थे, यहाँ से गया बीच में रास्ते में रोड ख़राब होने की वजह से वो रोड सही हो और जहाज़ आए, कार्गो वगैरह सही हो तो हमारे कीमत बहुत ज़्यादा मिल सकता है। उसको खुश करने के लिए हमारे पास सोलर अच्छा हाउस भी है उधर, उस पर भी हम सुखाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं बनाया, जिसकी वजह से उसमें हाइट ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें हम नहीं सुखा सकते हैं, वो काला हो जाता है। इस वजह से वो सहूलत भी हमारे पास नहीं है। अभी हम छत पे अच्छा शक बना के वहाँ पे हम उसको सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं और प्लास्टिक वगैरह उसके ऊपर चढ़ाते हैं सल्फरिंग के लिए और उस पर धुआं छोड़ता है। और बाद में यहाँ सबसे बड़ा मुश्किलात जो हवा चलती है उसमें धूल ज़्यादा उड़ता है, इस वजह से हमें मशीनरी धोने के लिए वॉशिंग वगैरह का एहतमाम करना पड़ता है। इससे डैमेज वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, धोने पर थोड़ा सा खुबानी का असल शेप निकल जाता है। बेशुमार पाबंदियों की वजह से फलों के किसानों की तरफ से चुनी गई खुबानियां 60% तक ज़ाया हो जाती हैं, जबकि पैदावार का सिर्फ 40% हासिल होता है। साकिब ने मुतल्लिका शोबों में बहुत ज़्यादा तहकीकी कोशिशें की हैं। उसने कहा कि ज़ाया होने से बचने के लिए खुबानी से मुतल्लिका मसनूआत फलों के किसानों की ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं। फ्रेश आप बेचेंगे 200 रुपये केजी, वही 200 रुपये केजी आप जेम के शक्ल में बेचेंगे 1000 रुपये केजी, आप उसी को ऑर्गेनिक सिरके की शक्ल में बेचेंगे उससे भी ज़्यादा इसकी रिटर्न। तो वैल्यू एडिशन जब तक हम नहीं करेंगे फार्मर जो है ना बेचारा भूखा ही रहेगा। इंडस्ट्री के लोग हैं वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए तैयारी करें, जो यहाँ से ज़ाय हो रही फल है उसको सिरके में चेंज करे, जूस में चेंज करे, जाम जेलीस में चेंज करे, कैंडीज़ में चेंज करे, चॉकलेट में चेंज करे, बेशुमार प्रोडक्ट्स इससे बन सकते हैं। एप्रिकॉट ऑयल की इतनी बड़ी मार्केट है, आपके इल्म में होना चाहिए। कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो स्किन एब्जॉर्ब करती है जल्दी वो एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है। कोरिया में इसकी बड़ी डिमांड है, चाइनीज़ मार्केट में बड़ी डिमांड है। शाज़दे फल चंद मुकामी खुबानी प्रोसेसिंग इंटरप्राइज में से एक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए मोहम्मद अबू ज़र और मोहम्मद इस्माइल जल्द अज जल्द अपनी खुबानी वहाँ भेजेंगे। लाखों टन ज़ाया कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके बावजूद हम 3 लाख टन एप्रिकॉट, फ्रेश एप्रिकॉट अफ़गानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट गैप मौजूद है। तो जब जिस बंदे ने इसको खाया है, स्पेशली जो यहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है हलमन, तो वो तो सारे फ्लेट हो गए कि यार इस तरह की चीज़ें तो हमने ज़िंदगी में नहीं खाई। और जावेद चौधरी जो बहुत बड़ा मशहूर है, तो वो उसने एक अपना कॉलम भी लिखा था कि लोग कहते हैं कि आम जो है ना फलों का बादशाह होता है, वो इधर आया था और उसने यही हलमन खाया था। तो वो कहता है कि भाई मेरे नज़र में तो खुबानी जो है ना फलों का बादशाह, क्योंकि इतनी मीठी वैरायटी है। तो ये बिल्कुल जो है ना इसकी ब्रिक्स वैल्यू तकरीबन आम के ब्रिक्स वैल्यू के साथ टच करता है। तो बहुत मज़े की वैरायटी है और बहुत अच्छा इसका जो है ना डिमांड बन सकता है। कोई भी जिसने मुकामी खुबानी का जायका चखा है उसके जायके की बहुत तारीफ करता है। शिगर खुबानी गिलगित बल्तिस्तान से बाहर क्यों नजर नहीं आती, मसला क्या है? आसिफ मेहदी ने मार्केट में खुबानी की अहमियत देखने के बाद 2018 में शाज़दे फल की बुनियाद रखी और शिगर खुबानी को मुल्क गिर और बैनुल अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त करने का अज़्म किया। जो जिसको भी सैंपल जाता है उसको बहुत पसंद आता है, बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम है कि यार पीछे से जो एप्रिकॉट है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सप्लाई नहीं हो रहा। और उसकी मेन रीज़न है कि आपके फार्मर्स रेडी नहीं है, आपके फार्मर्स को पता ही नहीं है कि आपने जो है ना उसको हार्वेस्ट कैसे करना है, आपने उस ट्री का ख्याल कैसे रखना है। यहाँ पे जितनी भी है ऑलमोस्ट हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आज तक उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसकी एक मेन वजह है कि उसको पता ही नहीं कि कौन सा स्प्रे करना है। और उसके बाद फिर
पूरा साइकिल हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं या उनकी विजिट्स हो रहे होते हैं, जिसमें हम हार्वेस्टिंग, फिर ड्राइंग, फिर उसकी पैकिंग एंड देन हमारी फैक्ट्री के अंदर वो आती है, उसकी फिर प्रोसेसिंग सारी होती है, उसकी पैकेजिंग होती है। तो हर एक स्टेप के ऊपर हमने क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी चेक्स लगाए हुए होते हैं। तो चूँकि ये सारा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो एंड जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो जो है ना बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। जबकि अगर आप बाहर मार्केट में चले जाएँ तो वहाँ पे आप जब एप्रिकॉट खा रहे होंगे तो आप साथ में टी भी खा रहे होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का क्वालिटी चेक कोई नहीं है। तो ये जो है ना एक ये है। सेकेंडली हम जो है ना इस पर कोशिश करते हैं कि अपनी पैकेजिंग खूबसूरत करें, जिस तरह से जो है ना जो कि बाहर की मार्केट में इसको एक्सेप्टेंस मिले। तो सेकंड जो हमारा एच होता है वो हमारी पैकेजिंग होती है। तो ये दो जो है ना पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है ना हम दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं। फलों के किसानों को तरबियत देकर सामान की फराहमी की जमानत दी गई है और मोहतात पैकेजिंग डिजाइन ने ब्रांड की पहचान को बेहतर बनाया है। इसके अलावा पैदावार की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के शाज़दे फल ने मुसलसल प्रोसेसिंग के अमल को बेहतर बनाया है और गैर मुल्की ब्रांड्स का सामान एहतियात से खरीदा है कि हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो चाइना से मंगवाए हुए हैं। चाहे आप उसको ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मशीन भी देख लें, आप जो है यही हमारी वॉशिंग लाइन, हमारी ड्रायर भी हमने चाइना से मंगवाया है। तो हमारी चाइना टेक्नोलॉजी में आगे हैं। अगर हम चाइना हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, कैलिब्रेशन में काम करें, हम अपना क्वालिटी दे दें, क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। अगर वो जो है चाइना से हमें ये मशीनें, अगर इससे भी अच्छी मशीनें आ सकते हैं, पिकिंग के लिए मशीनरीज मंगवा सकते हैं। अगर ये मशीनें आए तो बेहतरीन काम हो सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ 3 साल के ऑपरेशन के बाद आसिफ मेहदी ने अपने कारोबार को पूरे मुल्क पाकिस्तान और यहाँ तक के बैरून मुल्क में भी बढ़ाया है। ये न सिर्फ मुकामी फलों के किसानों के लिए उम्मीद पैदा करता है बल्कि शिगर की मईशत को भी फाल करता है। अगरचे पाकिस्तान फलों की बड़ी पैदावार के हवाले से एक बड़ा मुल्क माना जाता है, लेकिन महदूद प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान में फलों के काश्तकार ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। अब हमारे रिपोर्टर वादी सवात का दौरा करने जा रहे हैं, जहां इस बरस फलों के काश्तकार अपनी पैदावार को बागात से शहर तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। नासिर खान जो मुकामी आड़ू का किसान है, वो साल भर की फसलों से लुत्फानंदोज होता है। पिछले सालों से क्या फर्क है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ एक्सप्रेस वे के जरिए आते हैं, जिससे इसकी फरोख्त को फरोग मिलता है और इसके आड़ू दूसरे शहरों में ज्यादा आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। इससे पहले पिंडी तक 5 घंटे 6 घंटे का टाइम लगता था, अब 3, साढ़े 3, 4 घंटों में गाड़ी पहुँचता है। मतलब इस तरह 2 घंटे बचत हुआ है। फैसलाबाद, लाहौर, कराची सब शहरों में 2 घंटे का बचत हुआ है इससे। गाड़ी मतलब पहले वाली गाड़ी जो 12 घंटे में पहुंचती थी अब 10 में पहुंचती है, पहले जो 6 में पहुंचती थी अब 4 में पहुंचती है। तो रोड से बहुत फायदा होता है। खूबसूरत मनाजर और आड़ू सवात के इलाके के 2 कारोबारी कार्ड हैं और ये मुकामी लोगों की आमदनी के अहम जराए में से एक हैं। हमारा स्वाद का जो आड़ू है ना, ये तो सबसे मशहूर है इधर। तो ये तो जायका इसमें भी अच्छा है इधर। वो हमारा पूरा स्वाद वाला ज़मीन जो है ना, ये तो आड़ू का फसल ज़्यादा करता है इस तरह ही। और नीचे जो है ना, तो पहले नंबर मर्दान वो उसी इलाकों का है, लेकिन इस तरह नहीं है ना। एक दरख्त तकरीबन 30-35 मराजा लगा, देखो 30-35 तात वाला का मराजा लगा 30-35 पेटी। और एक पेटी में कितना होता है? तकरीबन 6-7 किलो। एक पौधे से तकरीबन 6 से लेकर 10 पेटी तक निकल आता है 6 साल के पौधे से। और इसमें बहुत सी बात है, मतलब इसकी नशनुमा, इसकी अच्छी परवरिश, मतलब खाद डालना, उसे वक्त पर पानी देना, दवाई देना, तो ये भी डिपेंड करता है। इधर तो बहुत अड़ी है हमारा। तो पहले इधर से शुरू है अभी, लेकिन मटा से चारबाग, ख्वाजा खेला, इधर मंगलौर बहुत अड़ी, बहुत माल जाता है। हज़ारों की गाड़ी से जाता है माल। आड़ू का फसल बहुत इधर होता है। पाकिस्तान सब ट्रॉपिकल जोन में वाक़ है, लिहाजा ये फलों की नशोनुमा के लिए बहुत मौजू है। इसे मशरक में फलों की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान में तकरीबन तमाम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फल पाए जाते हैं, जिसकी सालाना औसत पैदावार 9 लाख टन है। ये मुल्क में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की फलों की सनत के मुनफरिद फवायद हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। पाकिस्तान में फलों के किसान मशीन साजी की सतह को बेहतर बनाने के लिए बेचैन हैं।
यार अगर मशीन तो है ना तो अच्छा है ना, लेकिन इधर तो सारा लोग हाथ पे काम करता है, तो तोड़ाई भी हाथ पे काम करता है, बराई भी कर कीमियाई खाद की कीमत में इजाफा बराह रास्त किसानों के पौधे लगाने के अखराजात में इजाफा करता है और पहले से नाकाफी मुनाफे को कम करता है। पिछले दिनों यहाँ पर यूरिया में सब्सिडी आया था, डीपी सरा पर यूरिया पर, तो वो वादा ये किया गया था कि सब्सिडी के पैसे जो है वो मार्च में दिए जाएंगे। अब मई हुआ है लेकिन उसमें 1 रुपया वापस नहीं किया हुआ है सब्सिडी के पैसे में। और सब्सिडी भी कैसी थी कि मतलब 4,400 का जो यूरिया था वो 5,600 का कर दिया, तो 200 रुपये और मज़ीद बढ़ा दिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने किसानों को पौधे लगाने के अखराजात कम करने में मदद देने के लिए खाद सब्सिडी मुतारफ कराई है। बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत फ़ायदा इसलिए हो सकता है ना कि मतलब अगर फर्ज करे 20 कनाल का एक ज़मीन हो, उसमें आड़ू के 500-400 पौधे हो, तो यहाँ पर जो ज़मींदार है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उसकी मुनासिब खाद ले ले। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पौधे हैं तो उसके लिए 50 बोरी यूरिया ज़रूरी है, तो 50 के अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो 20 लेते हैं, 15 लेते हैं। तो अगर हुकूमत सब्सिडी दे तो वो मुनासिब खाद डाल के वहाँ पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे कि फलों के चीनी काश्तकार निज़ाम काद को बेहतर बनाने, ज़्यादा आमदन वाले फलों की काश्त और इसके अलावा खाद की लागत में कमी के हवाले से कैसे काम करते हैं।
آج کے لیے بس اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ قسط میں.